हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 3 वन शॉट प्रिपेयर करने वाले हैं। और अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो ये पूरा जो है यूनिट 3 वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट है। और देखिए, हर यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन 2 आते ही हैं, तो उस लिहाज से ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मुझे लग रहा है वो ये टॉपिक जो है, वैसे तो सारे ही टॉपिक किसी भी यूनिट के इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये टॉपिक है 7 मार्क्स में, एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। और पैशन में का क्या वैल्यू है, पॉइस क्या होता है और इलिस्ट्रेशन क्या होता है। पॉइस का मतलब मैनर्स या एटिकेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और बाकी तो अभी सिलेबस पे हम एक एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, इसमें जो थीसिस के बारे में 2 मार्क्स में आ सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है इससे संबंधित क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। और जो थीसिस और प्रोजेक्ट का जो है कि कैसे उसका पेपर प्रेजेंट करें, वो भी 7 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। एक ये प्रपोजल का जो क्वेश्चन है, ये आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रपोजल कैसे तैयार करें, और जो पूरा का पूरा प्रपोजल राइटिंग क्या होता है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बेसिस पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, पैशन, पॉइज एंड इलस्ट्रेशन, और उसके बाद प्रपोजल राइटिंग का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब आता है थीसिस क्या होती है। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं थीसिस की। तो जो यहाँ लिखा है वो तो लिखा ही है। मैं आपको बता दूं कि थीसिस को अगर हमें परिभाषित करना हो तो वी कैन डिफाइन इट एज ए पीस ऑफ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ये कोई छोटा पीस नहीं होता, बल्कि लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। और जब हम लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 10-20 पेजेस का नहीं होता, 110 पेजेस का नहीं होता, बल्कि ये लगभग 200, 230, 250 पेजेस का होता है। तो ये एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है जो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पर करते हैं, नॉट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक पर करते हैं। और उस टॉपिक पर जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग करते हैं एज ए पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी डिग्री, तो दैट इज़ कॉल्ड थीसिस। या फिर हम अगर इसे और भी थोड़ा अच्छे से डिफाइन करें तो ये है कि थीसिस में हमें एक आइडिया लेना होता है। जो आइडिया जिस आइडिया पर हम डिस्कशन करते हैं, क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जिसको हम प्रेजेंट करते हैं एविडेंस के साथ, यानी प्रूफ के साथ जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो ही थीसिस होता है। तो एक आइडिया जिस पर हम लेंथी डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, एक आइडिया जिस पर हम लेंथी डिस्कशन कर रहे हैं, और एक आइडिया जिस पर हम कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, विथ प्रूफ प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वेरीफाइड है, प्रूफ है जिसका वेरिफिकेशन हमने दिया है, जो वेरीफाइड है, तो वो थीसिस है। लेकिन हम इसे और भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। और अगर हम थीसिस को लिटरेरी टर्म्स में डिफ़ाइन करना चाहें, या उसको लिटरेरी टर्म्स में उसका डिसर्टेशन करना चाहें, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहें, तो जो थीसिस वर्ड है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक कंपोजिशन ओए ओक। इसे याद कर लीजिए, ओए ओक, है ना, ओए ओक से लिया गया है। ओए ओक जो है वो ग्रीक का कॉम्पोजिशन है, यानी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग टू पुट फोर्थ। पुट फोर्थ का मतलब सामने रखना, कुछ ऐसा जिसको हम सामने रखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसको हमने सामने प्रेजेंट करना है। देखिए, अब इसमें अगर हम थीसिस को डिफाइन करें तो ये क्या है कि लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस है। बार बार आपको हम बता रहे हैं कि थीसिस क्या है, एक लेंदी डिस्कशन है, वेरीफाइड, एक ऐसे टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जिसको हमने वेरिफिकेशन के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ रखा है। तो थीसिस एक लेंदी, ये तो लेंदी वर्ड तो आप याद ही रखना, लेंदी। और जब लेंदी के साथ साथ आता है तो क्या आ जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस है। लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, यानी कि हमने पहले भी बताया था, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस है फॉर ए पर्पस ऑफ सम रिसर्च, जिसको हमने किसी रिसर्च, किसी शोध के पर्पस से लिखा है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स आ गए कि शोध के पर्पस से किया गया एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस ही थीसिस कहलाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया कि जब हम 3 चीज़ें याद रखना है, एक तो लेंदी डिटेल्ड एनालिसिस है,
है ना, वो हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि लेंदी और डिटेल्ड एविडेंस प्रूफ के साथ वेरीफाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये भी आपने पहले ही पढ़ लिया। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई कि किसी रिसर्च के पर्पज़ से कि जिस पर हमने जिस टॉपिक पर हमें कोई शोध करनी है, तो शोध के पर्पज़ से किया गया एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस ही थीसिस कहलाता है। इट्स मेन एम इज़ टू इन्वेस्टिगेट न्यू डायमेंशंस। इसका एम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन एम क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब खोज करना नए आयामों की। डायमेंशंस का मतलब नए आयामों की, तो नए आयामों की खोज करना यानी नए एस्पेक्ट की खोज करना जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ऐसे आयाम, ऐसे एस्पेक्ट खोजना, क्या खोजना, ऐसे पक्ष खोजना, यही थीसिस का उद्देश्य है। ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर यानी सब्जेक्ट पर यानी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर नए डायमेंशंस को इन्वेस्टिगेट करना। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस। इट हेल्प्स टू फॉर्म आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन ए प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस देता है। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब है तर्क संबंधी, जिसके हम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, जिस पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो ये एक किसी भी प्रॉब्लम पर आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस को फॉर्म करने में हमारी मदद करता है। और देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बताया था कि ये एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, तो ये हमारा राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का काम भी यहाँ पर कर रहा है। अगला है इट इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि एनालिसिस है। जब भी हम किसी टॉपिक पर एनालिसिस करते हैं तो हमारी 3-4 चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगती हैं। एक तो लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, तार्किक शक्ति, रेशनल थिंकिंग। एक हमारी एनालिसिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनालिटिकल पावर भी डेवलप होगी, यानी कि विश्लेषण करने की पावर भी डेवलप होगी। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किसी भी बात को क्रिटिकली सोचना, यानी बहुत तरह से सोचना। क्रिएटिविटी हमारा क्रिएटिविटी, हमारी क्रियात्मकता और हमारी इनोवेशन यानी हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रवृत्ति जो है डेवलप होती है, खोज करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो ये हमारे इसके इम्पॉर्टेंस हैं, ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। तो फिर भी देख लेते हैं एक बार थीसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस करने में हमें हेल्प मिलती है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और हमारी रेशनल पावर, रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी इम्प्रूव होता है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ गुड थीसिस। फीचर्स की जगह अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो भी यही क्वेश्चन लिखना है, डोंट बी मिसगाइडेड। टाइटल ऑफ थीसिस शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहले इसमें थीसिस में टाइटल ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, ताकि ये अटेंशन को लोगों के ग्रैब कर सके। ग्रैब का मतलब है कैच कर सके, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंग का मतलब लोगों के इंटरेस्ट को इवोक करने वाला, लोगों के इंटरेस्ट को जो है जगाने वाला होना चाहिए। अगला है इट शुड रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द वर्क। जो भी थीसिस हम बना रहे हैं तो वो थीसिस जो है मेन वर्क है हमारा, यानी जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी टॉपिक हमने लिया है उसके मेन आइडिया को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाला हो, उस पर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन देने वाला हो, उसको बहुत अच्छे से परछाया डालने वाला हो। थीसिस शुड बी डेस्क्रिप्टिव थीसिस। देखिए, हमने लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस बार बार पढ़ा है, तो थीसिस डेस्क्रिप्टिव होती है, वर्णनात्मक होती है। वर्णन करने, एक टॉपिक पर पूरा वर्णन करा जाता है। क्रिस्प का मतलब करारी हो। शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल टू एवरेज काइंड ऑफ रीडर, और इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, समझने योग्य हो जाए एक एवरेज काइंड ऑफ रीडर के लिए। एवरेज काइंड ऑफ रीडर इसे अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाए, इसे अच्छे से समझ पाए। अनवांटेड, इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी डिटेल्स मस्ट बी स्किप्ड। अनवांटेड और इररेलेवेंट, जो अननेसेसरी है, यहाँ पर जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो स्किप करी जानी चाहिए, उनकी जगह बिल्कुल क्रिस्प डिटेल्स लेनी चाहिए, क्रिस्प पॉइंट्स लिखने चाहिए। बिकॉज अगर हम अननेसेसरी, अनवांटेड, इररेलेवेंट डिटेल्स लिखेंगे तो ये जो है डिस्ट्रैक्ट कर देगा अटेंशन का, और अटेंशन राइटर का भी और रीडर का भी, दोनों का। तो राइटर और रीडर दोनों का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए हमें अननेसेसरी, अनवांटेड, इररेलेवेंट डिटेल्स जो हैं वो स्किप करनी चाहिए।
इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड इवोक क्यूरियोसिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेंशन ग्रैब करना रीडर का और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को इवोक करना, जागृत करना। सो इट मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सच अ वे, इसलिए इसको इसी वे में ड्राफ्ट करा जाना चाहिए ताकि लोगों का, रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके, ये अटेंशन ग्रैबिंग हो सके और क्यूरियोसिटी को इवोक कर सके। इवोक का मतलब जागृत करना। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट थीसिस यानी स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस हम कैसे प्रिपेयर करें। हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस, हाउ टू प्रिपेयर थीसिस। ठीक है, तो देखिए थीसिस प्रिपेयर करने का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, T+C। देखिए TC आपका सब्जेक्ट भी है, उसी से आप याद रखिएगा। T का मतलब होता है टॉपिक, यानी कि हमें टॉपिक का सिलेक्शन तो करना ही है, और उसके बाद सी का मतलब जो भी टॉपिक हमने लिया है उस पर हमें क्लेम्स करने हैं, उसके नेगेटिव उसके आस्पेक्ट, डिफरेंट आस्पेक्ट पर क्लेम करना है। और टी और सी करने के बाद यानी टॉपिक, और टॉपिक के बाद टॉपिक पर क्लेम करने के बाद क्या निकलता है? वाई सो, यानी ऐसा क्यों हुआ, यानी रिजल्ट्स क्यों हुए, क्या निकले, फाइंडिंग्स क्या निकली, आउटकम्स क्या निकले, कंक्लूजन्स क्या निकले। तो एक इजी टू लर्न फॉर्मूला है T+C। टी माने टॉपिक एंड सी माने उस पर क्लेम करना, और टॉपिक और क्लेम करने के बाद क्या निकलेगा? वाई सो, ऐसा क्यों हुआ, यानी उसके रिजल्ट्स क्या निकले। स्टार्टिंग ए थीसिस कैन बी डॉन्टिंग। एक थीसिस को स्टार्ट करना थोड़ा सा डॉन्टिंग हो सकता है, थोड़ा सा टिपिकल और मतलब थोड़ा सा क्लमसी हो सकता है। क्लमसी का मतलब है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि देखिए पता है आपको कि जो है एक थीसिस, कोई भी टॉपिक आप लेंगे तो उस पर बहुत लेंथी डिस्कशन करना है, आपको ऐसे ही कुछ नहीं लिखना है। और वो लेंथी डिस्कशन भी कैसा होना चाहिए? वो लेंथी डिस्कशन भी ऐसा होना चाहिए जो वेरीफाइड भी हो, प्रूव्ड भी हो और सत्यापित हो पूरी तरह से। तो एक थीसिस को लेना, एक थीसिस को स्टार्ट करना, ये डॉन्टिंग हो सकता है, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, टिपिकल वर्क हो सकता है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन द बिगनिंग। शुरुआत में कई सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और आने चाहिए। वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमें दिमाग में रखकर उसके बाद जो है थीसिस स्टार्ट करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट योर थीसिस। आप अपनी थीसिस को एक्चुअली स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, यानी आपका टारगेट क्या है, यानी कि आपका गोल क्या है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये भी आप साथ साथ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाउ डू यू स्ट्रक्चर इट, आप इसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, यानी मैथडोलॉजी क्या है आपकी, प्रिपरेशन क्या है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द इंडिविजुअल चैप्टर्स कंटेन। इसमें कई सारे चैप्टर होते हैं एक थीसिस में। देखिए हम ये भी बता दें 5 से 7 चैप्टर्स होते हैं। तो अपने चैप्टर में, इंडिविजुअल चैप्टर में, यानी कौन से चैप्टर में आप क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो इन्फॉर्मेशन, क्राइटेरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्राइटेरिया of information. Each educational program has different demands. Depending on the demand of your program, you have to decide and take the further steps. देखिए हर एजुकेशनल प्रोग्राम की, यानी एजुकेशनल प्रोग्राम का मतलब है कभी हम बीए के लिए मतलब एमए के लिए थीसिस तैयार कर रहे होते हैं, कभी हम एमटेक के लिए थीसिस तैयार कर रहे होते हैं, कभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में अपने डिग्री प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए जो है थीसिस तैयार कर रहे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आवर एजुकेशनल प्रोग्राम हमें डिसाइड करना है और आगे के स्टेप्स लेने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस, अब जो है हमारा स्ट्रक्चर आ गया, और पहला स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस में जो पहला पॉइंट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सारांश होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से जो है इंट्रोडक्शन होता है, सारांश तो बाद में आता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है एक तरह से इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट इज टू ओवरव्यू ऑफ योर थीसिस। एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? आपकी थीसिस का ओवरव्यू बनाने के लिए, एक ओवरव्यू, एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू देने के लिए बनाया जाता है। तो ओवरव्यू जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, एंड जनरली इट इज़ वेरी शॉर्ट। अगर हम थीसिस की बात करें तो थीसिस तो बहुत लेंदी होती है, लेकिन जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता, क्योंकि जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना होता। तो ओवरव्यू का मतलब होता है ओवरव्यू देना, एक अवलोकन करना कि पूरी थीसिस में हमारा क्या क्या है। जनरली बहुत शॉर्ट होता है,
और दिस सेक्शन शोज हाईलाइट द मेन कंटेंट ऑफ योर थीसिस एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब एक नज़र में। तो इसमें क्या होता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन है वो क्या होता है, हमारी थीसिस के मेन कंटेंट को एट अ ग्लांस दिखाता है, दैट समवन हु इज़ क्यूरियस अबाउट योर वर्क कैन गेट द आइडिया क्विकली। तो वो क्यों, क्योंकि जो कोई भी आपके वर्क के बारे में क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, वो आपके वर्क के बारे में एक आइडिया ले सके, क्योंकि हर कोई पूरा वो तो थीसिस तो बाद में ही पढ़ेगा, अगर उसे इंटरेस्टिंग लगेगा एब्स्ट्रैक्ट तो तभी पढ़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है एक तो शॉर्ट रखना चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और मेन कंटेंट पर अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे आप, और तभी एक आदमी को आइडिया लग पाएगा कि आपके थीसिस में आगे क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ योर थीसिस गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ इट्स बेसिक्स एंड मेन पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन में हमारे मेन पॉइंट्स का ओवरव्यू होता है और इसमें क्या आंसर होना चाहिए, इसमें जब हम इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें ये सारे क्वेश्चन देख लेने होंगे। व्हाई इज़ द टॉपिक बीइंग स्टडीड, टॉपिक को स्टडी क्यों करा जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हाउ इज़ द टॉपिक बीइंग स्टडीड, किस तरह से टॉपिक को स्टडी किया गया है, यानी कौन सी मेथोडोलॉजी आपने लगाई है। व्हाट इज़ बीइंग स्टडीड, क्या स्टडी किया गया है, यानी कंटेंट क्या है। और अगर हम इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो है इंट्रोडक्शन तैयार करना है। अब लिटरेचर रिव्यू, ये देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो उस ऑफन पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, वो अक्सर इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, बट इट कैन बी ए सेपरेट सेक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन का पार्ट होते हुए भी एक सेपरेट सेक्शन होता है, एक अलग से सेक्शन होता है। तो इसमें होता क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। इसमें क्या होता है, जो टॉपिक हमने लिया है उस पर जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं उसके बारे में एक मूल्यांकन करा होता है, शोइंग दैट देयर आर गैप्स दैट योर रिसर्च विल अटेम्प्ट टू फिल। उसमें ये बताया जाता है कि पहले से जो रिसर्च हुई है इस टॉपिक में, उनमें ये गैप्स रह गए हैं, उनमें ये पॉइंट अनकवर्ड रह गए हैं। क्या रह गए हैं, अनकवर्ड रह गए हैं, और वो अनकवर्ड पॉइंट्स को ही आप अपनी इस थीसिस में कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब है, लिटरेचर रिव्यू एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है लेकिन एक सेपरेट सेक्शन है। इसमें हम ये डिस्कशन करते हैं कि पहले से ही उस टॉपिक पर जो रिसर्च हुई है उसमें जो गैप्स रह गए हैं, गैपिंग एरिया रह गए हैं, जो अनकवर्ड पॉइंट्स रह गए हैं, वो आप इस रिसर्च में तैयार करने जा रहे हैं। तो एक देखिए कुछ हमने टिप्स भी दिए हैं कि लिटरेचर रिव्यू तैयार करने के लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो। यूज़ ए वाइड एरे ऑफ सोर्सेज, एरे का मतलब है श्रृंखला। आप सोर्सेज की वाइड श्रृंखला, विस्तृत श्रृंखला यूज़ करिए। शो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाइए, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाइए। मेक श्योर टू कवर द क्लासिक्स इन योर फील्ड, आपके फील्ड में जो क्लासिक्स हैं, जो एक अलग से मतलब जो एक यूनिक पॉइंट्स हैं, उनको भी आप दिखाने की कोशिश करिए। तो ये श्योर कर लीजिए कि आपके फील्ड में जो क्लासिक्स हैं, जो एक यूनिक पॉइंट्स हैं, वो आप कवर करने की कोशिश करिए। प्रेजेंट एवरीथिंग इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, हर बात को एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर में, और स्ट्रक्चर्ड का मतलब है सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगाइए। और क्लियर का मतलब है एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि डुअलिटी ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, आगे आता है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी चैप्टर में क्या आउटलाइन करते हैं, विच मेथड्स यू आर गोइंग टू गैदर डाटा। जो भी आपने डाटा गैदर करा है, जो भी फैक्ट्स आपने गैदर करे हैं, जो भी फिगर्स आपने गैदर करे हैं, डाटा में ये सब कुछ आता है। मैं आपको बता दूं, स्टेटिस्टिक्स जो आपने गैदर करे हैं, यानी जो भी आंकड़े, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपने कौन से मेथड्स को चुना है। हाउ द डाटा इज़ एनालाइज्ड, किस तरह से आपने डाटा का एनालाइज करा है, यानी कि किस तरह से आपने डाटा को वेरीफाई किया है, किस तरह से डाटा का आपने समीक्षा की है। टू जस्टिफाई वाई यू चूज़ दैट मेथोडोलॉजी, आपको ये भी जस्टिफाई करना होता है कि वाई यू चूज़ दैट मेथोडोलॉजी, आपने उसी मेथोडोलॉजी का, उसी पद्धति का सहारा क्यों लिया।
Thus, methodology section shows how your choice of design and research method is suited to answer your research questions. इस तरह से methodology section ये दिखाता है कि किस तरह से आपका डिज़ाइनिंग, आपकी choice of design, जो भी आपने methodology चूज़ करी है और जो भी research methods को चूज़ करा है, वो किस तरह से आपके research question का आंसर देने के लिए suitable हैं. अब रिज़ल्ट में फाइंडिंग आती हैं. मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट में हमारी फाइंडिंग आती हैं, जो भी हमने वर्क किया है. आउटकम्स आते हैं, जो नतीजे निकल के आए हैं, या हमारे रिजल्ट्स आते हैं. रिजल्ट्स तो है ही. रिजल्ट चैप्टर आउटलाइंस व्हाट यू फाइंड आउट इन रिलेशन टू योर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. इसमें जो है आपको ये बताना होता है कि आपने अपने रिसर्च के रिलेशन में क्या पाया, मतलब क्या आपने नतीजे निकाले. तो ये और इसमें आपको ये भी बताना होता है कि हाइपोथेसिस क्या है. हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने इसमें जो है परिकल्पनाएं क्या निकाली, मतलब परिकल्पना क्या निकाली. क्लियरली विजुलाइज योर रिजल्ट यूजिंग टेबल्स एंड ग्राफ्स. इसकी भी कुछ टिप्स हैं. अपने रिजल्ट को क्लियरली विजुलाइज करने के लिए टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं आप, और वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो रिज़ल्ट, अब देखिए इसमें जो अलग अलग सेक्शन है ना, मेथोडोलॉजी क्या है, रिज़ल्ट क्या है, इस पर थोड़ा अच्छा सा ध्यान दीजिएगा. तो रिज़ल्ट मैंने बता ही दिया, फाइंडिंग आउटकम्स होते हैं, और आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन के रिलेशन में क्या पाया, क्या फाइंड आउट करा, क्या आपकी हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस नया वर्ड है, ये याद रखिएगा. रिजल्ट का मतलब फाइंडिंग, आउटकम और हाइपोथेसिस. और अपने रिजल्ट को क्लियरली विजुलाइज करने के लिए आप टेबल्स और ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं. अब अगला सेक्शन आता है डिस्कशन. डिस्कशन चैप्टर में क्या होता है, आपकी अपनी एनालिसिस, आपकी अपनी व्याख्याएं. इंटरप्रिटेशन का मतलब आपकी अपनी व्याख्या होती है डाटा की, जो डाटा आपने गैदर करा है. कमेंट्स ऑन योर रिजल्ट्स एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन. आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट पर कमेंट करिए और एक्सप्लेन करिए कि व्हाट दे मीन, उसका मतलब क्या है. दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू शो दैट यू हैव अंडरस्टूड योर फाइंडिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस. ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने के लिए कि आप अपनी फाइंडिंग्स को समझ चुके हैं और उसका महत्व क्या है ये खुद भी समझ चुके हैं और अपने रीडर्स को भी समझाना चाहते हैं. पॉइंट आउट द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप अपनी स्टडी में जो अभी लिमिटेशन रह गई हैं, जो आपकी अभी मतलब जो कमियां रह गई हैं, यानी कि जो आपकी सीमाएं रह गई हैं, बाउंडेड है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप स्टिल अनकवर्ड हैं. तो जो स्टिल अनकवर्ड चीज़ें हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो आप दिखाएंगे. प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. एक्सप्लेनेशन देंगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के. एंड नोट एनी क्वेश्चन दैट रिमेन्स अनआंसर्ड. और यहाँ पर आपको ये भी नोट करना होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिसका आंसर आपने ना दिया हो. तो ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो है डिस्कशन सेक्शन बहुत अच्छा बनेगा. Conclusion. This is where you highlight that your research objectives have been achieved. Conclusion section में आप ये लिखेंगे कि जो है आपकी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट था, वो पूरा हो चुका है, उसको आपने अचीव कर लिया है, उसको आपने अटेन कर लिया है, यानी प्राप्त कर लिया है. यू कैन आल्सो रीइटरेट लिमिटेशंस. देखिए हमने पहले भी बताया था कि जो लिमिटेशंस हैं उनको हमें रीइटरेट करना है. रीइटरेट का मतलब है कि आपको बार बार अपनी लिमिटेशन को रिपीट करना है. क्या करना है, रिपीट करना है. नया वर्ड है, दोहराना है. एंड मेक सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च, और जो आगे आने वाली रिसर्च है उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं. कंक्लूजन में ये सारे पॉइंट आपको चेक करने होंगे. रिमेंबर टू चेक इफ़ यू हैव रियली आंसर्ड ऑल योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस. आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो कंक्लूजन सेक्शन है उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि रिसर्च क्वेश्चन के सारे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर दे रही है. आपकी जो कंटेंट है वो सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, है ना. कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्वेश्चन का आंसर देने चाहिए. और हाइपोथेसिस जो है आपके चैप्टर की परिकल्पना है, जो आपके चैप्टर की, वो सारे क्वेश्चन के आंसर देती हुई रहे, अनआंसर्ड ना रह जाए कोई भी क्वेश्चन. योर थीसिस शुड बी टाइड अप नाइसली इन द कंक्लूजन एंड शो रियली. आपकी थीसिस बहुत अच्छे से टाई अप होनी चाहिए और ये दिखाती हुई हो कि व्हाट यू डिड, आपने क्या करा, व्हाट रिजल्ट यू गॉट, आपने क्या रिजल्ट निकाले, एंड व्हाट यू हैव लर्नड, और आपने क्या सीखा. लर्नड है ये, आपने क्या सीखा. तो इस तरह से ये हमारा थीसिस का पोर्शन था. अब आते हैं
आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। पहले तो ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे थीसिस था, ऐसे ही ये देखिए, आपको ये प्रोजेक्ट वर्ड आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपको जो है हमेशा प्रोजेक्ट मिलते ही रहते हैं। तो जब प्रोजेक्ट आपको जो भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब आप उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड डिटेल ऑन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस। जो प्रपोज्ड बिजनेस है, जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, बिजनेस का मतलब यहाँ प्रोजेक्ट है, आप डोंट बी मिसगाइडेड, जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसकी एक ओवरऑल पिक्चर देता है, उसकी एक संपूर्ण पिक्चर देता है। It contains data information on the basis of which the project has been appraised and found feasible. इसमें वो सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है जिस डाटा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोजेक्ट को अप्रेजल मिलता है, यानी आगे बढ़ाया जाता है, और जिसके बेसिस पर इसको फीसेबल समझा जाता है, इसको इस लायक समझा जाता है कि ये आगे बढ़ाया जा सके। इसकी मतलब एक तरह से फीसेबिलिटी चेक होती है। फीसेबल का मतलब है इसकी संभावनाएं चेक होती हैं, ये कितना फीसेबल है, कितना साध्य है, कितना मतलब फेकंड है। फेकंड का मतलब फ्रूटफुल है, ठीक है, फलदायक है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के लिए इस तरह से चार्ट बनाना, बिजनेस प्रोजेक्ट होता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट होता है, सोशल प्रोजेक्ट होता है। थोड़ा सा समझा देती हूँ। बिजनेस प्रोजेक्ट का मतलब है, आपको मान लीजिए मान लीजिए लिम्का में काम कर रहे हैं और आपको लिम्का बेवरेजेस का एक नया प्लांट लगाना है किसी नए शहर में, तो आप बिजनेस प्रोजेक्ट बना कर देंगे, वो इस कैटेगरी में आएगा। टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपको मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है ना, तो उस पर जब आप प्रोजेक्ट बना कर देंगे तो वो टेक्निकल में आएगा। सोशल प्रोजेक्ट में क्या है, मान लीजिए आपने किसी स्लम एरिया का विजिट करा। स्लम एरिया का मतलब है झुग्गी झोपड़ी का, और आपने वहाँ की प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाई कि स्लम एरिया में कितनी गंदगी है, कितनी इलिटरेसी है, कितने क्राइम्स हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट आप बना कर देंगे दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नीड क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प्स टू गेट द फंड्स एंड ग्रांट्स सैंक्शनड फॉर द प्रपोज्ड वर्क। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बना के दिया, मान लीजिए स्लम एरिया का सोशल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस स्लम एरिया में लिटरेसी करने के लिए और क्राइम को हटाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से हॉस्पिटल्स हों, यहाँ पर स्कूल्स हों, आंगनबाड़ी हों। तो उसके लिए आप उसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रपोज वर्क है उसके लिए सरकार से या एनजीओ से या विभिन्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, विभिन्न तरह की वेरियस इंस्टीट्यूशन से आपको फंड्स और ग्रांट्स मिलते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट फीसेबल है। फीसेबल का मतलब इस योग्य है कि आपको ग्रांट्स दिए जा सकें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आल्सो प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। इंसाइट का मतलब है परख, तो एक परख देता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा किया गया वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में एक परख, एक दृष्टि, एक इंसाइट देता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर है, आपने वैसे तो बहुत बनाए होंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा सबमिटेड बाय। आप अपने अगर आप ग्रुप में बना रहे हैं, कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो ग्रुप में बनाया जाता है, कई बार इंडिविजुअली बनाया जाता है। तो अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आप इस तरह से नाम लिख देंगे, रोल नंबर डाल देंगे। इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग, जो भी आपकी डिग्री है ऑब्वियसली बीटेक इंजीनियरिंग होगी, इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आप IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ डाल देंगे, ये मेरठ है, AKTU लखनऊ। इस तरह से दो हमने दिखाए हैं। एक दूसरा सैम्पल ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो 16 रहेगा। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फॉन्ट साइज 20 रहेगा। फॉर नेम ऑफ कंपनी, जैसे IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज या आपका जो भी है कॉलेज उसका नाम, और फिर ये फॉन्ट साइज यहाँ पर भी 20 रहेगा। बाय अपना नाम लिख देंगे, फॉन्ट साइज यहाँ पर भी 20 रहेगा। PGP इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ। पार्शियल फुलफिलमेंट का मतलब देखिए क्या है, एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए। जैसे आप बीटेक के डिफरेंट सेमेस्टर में हैं, अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो वो पार्शियल फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि अभी आपका पूरा नहीं होने जा रहा है बीटेक। जब आप बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में देंगे तो वो पार्शियल फुलफिलमेंट नहीं होगा, फिर वो होगा फुलफिलमेंट, है ना।
तो क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में है, तो इसलिए ये पार्शियल फुलफिलमेंट का यूज़ करा है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे 16 रहने वाला है, यहाँ पर नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ लोगो लगा दीजिए इंस्टीट्यूशन का, और इस तरह से आपका 20 फॉन्ट साइज़ में ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अच्छा, एक बात बता दें, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वे आपको ये लिखने को आती है ना कि हाउ टू प्रिपेयर, तो आप जो आपने थीसिस का लिखा है वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी सारा आ जाएगा। अब आता है अगला हमारा टॉपिक, दैट इज़ प्रपोजल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था कि दिस इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वी हैव टू गो इन लेंथ वाइल स्टडिंग दिस टॉपिक, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 7 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम 7 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्रपोजल? अगर हम बात करें तो प्रपोजल जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब प्रपोज। आप वही प्रपोज जो अभी आपका फेब्रुअरी चल रहा है, एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर प्रपोजिंग समवन। प्रपोज का मतलब है ऑफर करना, है ना, ऑफर का मतलब है, प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना। तो प्रपोजल जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब प्रपोज, ठीक है, फ्रॉम द वर्ब प्रपोज। प्रपोजल इज़ ए काइंड ऑफ ऑफर जो एक फर्स्ट पार्टी बनाती है। किसके लिए बनाती है? ईदर टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज और टू सेल इट्स प्रोडक्ट। कभी कभी हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, किसको? टू द थर्ड पार्टी और सेकेंड पार्टी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक नया स्पा सेंटर खोला है, आपने एक नया होटल खोला है ना, आपने कुछ एक नया आपने मान लीजिए कुछ एक नया होम डिलीवरी का कुछ खोला है, तो राशन शॉप खोली है ना, तो आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज़ को। और जैसे आपने टिफ़िन सर्विस ही खोली है, तो आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे बैंक्स में अपनी सर्विसेज देने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। टू सेल इट्स प्रोडक्ट, कभी आपको आरओ बेचना है, कभी आपको रेफ्रिजरेटर की सप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए आपका जो है आरओ का काम है, तो आप जो है बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे आरओ सर्विस को ले लीजिए, हमारे आरओ प्रोडक्ट को ले लीजिए, तो उसके लिए आप प्रपोजल भेज सकते हैं। तो सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी को भेजा जाता है। प्रपोजल का मतलब क्या है? प्रपोजल दस मीन्स समथिंग प्रपोज्ड, प्लान और स्कीम। कई बार आपको इसमें एक चीज़ और भी बढ़ा सकते हैं, कई बार आपको पॉलिसीज़ बेचनी पड़ती हैं, कुछ स्कीम बेचनी पड़ती हैं, है ना, ये तो आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रपोजल दे सकते हैं। तो प्रपोजल का क्या मतलब है? कुछ ऐसा जिसको हमने प्रस्ताव रखा हो, जिसका हमने प्लानिंग करा हो, जिसकी हमने स्कीम बनाई हो। अगर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन करना हो तो क्या है प्रपोजल? प्रपोजल एक फॉर्मल सजेशन है, यानी कि एक फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल सजेशन है या प्लान है, और द एक्ट ऑफ मेकिंग ए सजेशन या फिर सजेशन बनाने की प्रक्रिया है। लेसिकर एंड फ्लैटलेर ने क्या कहा है? प्रपोजल एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है। ये वर्ड बहुत अच्छा है, आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को बार बार। प्रपोजल क्या है? एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है। खाली एक प्रेजेंटेशन ही नहीं है, बल्कि एक कन्विंसिंग और परसुएसिव प्रेजेंटेशन है फॉर कंसीडरेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को कंसीडर कराने के लिए। कंसीडरेशन ऑफ समथिंग में यही आ गया, टू कंसीडर इट्स सर्विसेज, पॉलिसी, प्रोजेक्ट, स्कीम, प्रोडक्ट्स, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रपोजल, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, गुड क्वेश्चन। गुड प्रपोजल शुड बी प्रेजेंटेड इन परसुएसिव मैनर। जब तक ये कन्विंसिंग मैनर में ड्राफ्ट नहीं होगा तब तक इस पर ध्यान नहीं दे जाएगा किसी का भी। तो जो भी आप लिख रहे हैं प्रपोजल, किसी भी उद्देश्य से बना रहे हैं, वेदर टू सेल योर सर्विसेज और टू सेल योर प्रोडक्ट्स, जिस भी टारगेट से बना रहे हैं, लेकिन परसुएसिव होना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। एक कन्विंसिंग मैनर में, एक अटेंशन ग्रैबिंग मैनर में, कन्विंसिंग मैनर में ड्राफ्ट होना चाहिए। ऐसे मैनर में ड्राफ्ट हो कि लोग इसको पढ़कर परसुएड हो सकें, यानी कि मान सकें। इट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज काइंड ऑफ रीडर इसे पढ़ने वाले हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त है, सारी इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त रूप से लेकिन कंप्लीट फॉर्म में और वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, हैपहैज़र्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर हैपहैज़र्ड होगी तो कोई इसे पढ़ने ही नहीं जाएगा। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है सिस्टमेटिक ढंग से
और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, प्रिसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। प्रपोजल शुड बी अट्रैक्टिव एंड नीटली प्रिपेयर्ड, अट्रैक्टिव हो और नीटली प्रिपेयर्ड हो। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा अटेंशन ग्रैब करने के लिए होना चाहिए। थीम कन्विंसिंग होना चाहिए, इट में अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न पर्सन। थीम ऐसा इतना ज़्यादा कन्विंसिंग हो, इतना ज़्यादा जोर देने वाला हो, लोगों को कन्विंस करने वाला हो, लोगों को परसुएट करने वाला हो कि लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली आपके प्रपोजल पर चला जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ए गुड प्रपोजल मस्ट हाईलाइट द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रपोजल इन फुल। प्रपोजल जो है उसमें आपका ही बेनिफिट नहीं, आप जिसको प्रपोज करने वाले हैं उस पार्टी का बेनिफिट क्या होने वाला है अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद जो बेनिफिट हैं उस प्रपोजल के, एडवांटेजेस हैं, वो भी आपको क्लियरली हाईलाइट करने होंगे। अब आते हैं नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रपोजल की। तो हमने जैसे बताया था आपको कि प्रपोजल क्यों तैयार होता है, टू सेल इट्स प्रोडक्ट, पॉलिसी, स्कीम्स, सर्विसेज। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रपोजल जो है वो कभी कभी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, है ना, सोसाइटीज़ डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो कभी प्रॉपर्टी सेल करना, कभी बिल्डिंग्स बनाना, कभी ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, सोसाइटीज़ डेवलप करना, इसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल परफॉर्मेंस है लोगों की, उसे सुधारने के लिए भी बनाया जाता है। क्योंकि देखिए प्रपोजल देंगे तो आप कन्विंसिंग फॉर्म में देंगे, कन्विंसिंग फॉर्म में देंगे तभी वो एक्सेप्ट होगा, और कन्विंसिंग फॉर्म में बनाने के लिए आपको अपनी सर्विसेज का भी सुधार करना ज़रूरी है। अगला आता है, ए गुड प्रपोजल हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू विन फाइनेंशियल रिटर्न्स। अच्छा प्रपोजल है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल रिटर्न्स भी विन करता है, क्योंकि अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो समझ लीजिए आपको गेन ही गेन होने वाला है ना। दूसरी पार्टी को भी गेन होगा, उसको उस तरह से होगा, और आपको जो है आपका काम जब चलेगा तो आपका गेन होना ही होना है। काइंड ऑफ प्रपोजल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कभी कभी डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है। दो तरह के होते हैं प्रपोजल, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। देखिए मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। सॉलिसिटेड क्या होता है, जब कोई संस्था जो है वो किसी काम को करने के लिए प्रपोजल मंगवाती है और आप उसके आंसर में जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो सॉलिसिटेड होता है। और अनसॉलिसिटेड में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये काम हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईएमटी यूनिवर्सिटी को पूरा घूमा, तो आपको लगा कि यार यहाँ पे एक अच्छा सा जिम नहीं है बच्चों के लिए, और इतने सारे यूथ हैं, इनको तो जिम की ज़रूरत होती होगी, है ना, इनको फिट रहने के लिए जिम की ज़रूरत है। तो आपको ऐसा लगा कि यार क्यों ना मैं एक प्रपोजल दे दूँ कि मैं एक जिम खोल लूँ यहाँ पर। तो आपको जब आप अपना इंटरेस्ट खुद अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए अपना इंटरेस्ट खुद बनाते हैं और उसके हिसाब से आप प्रपोजल भेजते हैं, तो वो अनसॉलिसिटेड की कैटेगरी में आता है। सॉलिसिटेड प्रपोजल, व्हेन ए प्रपोजल इज इनवाइटेड बाय सम इंडिविजुअल बॉडी और पार्टी। जब प्रपोजल जो है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी और बॉडी का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी एक पार्टी के द्वारा इनवाइट किया जाता है, तो उसे सॉलिसिटेड प्रपोजल करते हैं। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स आर जनरली सेंट इन रिस्पॉन्स टू सम एडवर्टीजमेंट्स। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स जो हैं वो जनरली किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में भेजे जाते हैं। यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश होते हैं कि फ़लाने काम के लिए, सो एंड सो वर्क के लिए हम प्रपोजल इनवाइट कर रहे हैं, तो उसको पढ़कर जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में क्या होता है, समटाइम्स द प्रपोजल्स आर नॉट इनवाइटेड बाय एनीबॉडी। कभी कभी प्रपोजल खुद से किसी के द्वारा इनवाइट नहीं किए जाते, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ना किसी बॉडी या पार्टी या इंडिविजुअल के द्वारा, बट एक इंडिविजुअल को या एक टीम ऑफ इंडिविजुअल्स को ये लगता है कि एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई फैसिलिटी डेवलप करी जा सकती है, या किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन करे जा सकते हैं, अपग्रेडेशन करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है, किसी नई चीज़ को अपग्रेड करा जा सकता है, अपग्रेडेड करा जा सकता है एक डेफिनेट प्लान पर वर्क करके। तो वो मतलब आपको ऐसा लगता है, आपकी टीम को ऐसा लगता है कि आप एक नई टेक्नोलॉजी, आप एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी या पुरानी फैसिलिटीज़ में, जैसे कोई लैब है उसको अपग्रेड करना हो, या फिर कोई जिम है उसको अपग्रेड करना हो, तो आप एक डेफिनेट प्लान पर चलकर
एक प्रपोज़ल बनाकर भेज सकते हैं उस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, और इसे उस पर्सन को भेज सकते हैं जो इसमें इस काइंड के वर्क में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको टी शॉप खोलनी है, कैंटीन खोलनी है, तो आप एक प्रपोज़ल बना के भेज सकते हैं उस पार्टी के पास जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इस टाइप के प्रपोज़ल को अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल कहा जाता है। डिफरेंस की बात करें तो ये पहला पॉइंट जो है वो डिफरेंस में आ जाएगा, और एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि इन सॉलिसिटेड प्रपोज़ल इंटरेस्ट इज़ ऑलरेडी देयर, इंटरेस्ट पहले से ही होता है। इन अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल वी हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑन आवर ओन, हमें अपनी तरफ से वी हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट, वी हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑन आवर ओन, हमें इसमें इंटरेस्ट खुद से जगाना पड़ता है, ऑन आवर ओन। और इसमें क्या है, इंटरेस्ट इज देयर बिफोर हैंड, इंटरेस्ट पहले से ही है, इंटरेस्ट इज देयर बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब पहले से ही है। इसमें एक और भी डिफरेंस हो सकता है, वी डोंट नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हमें इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, जबकि हमें इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक प्रपोजल की बात करें तो 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फ्रंट मैटर, टेक्निकल सेक्शन, मैनेजरियल सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन। फ्रंट मैटर की बात करें तो फ्रंट मैटर में क्या होता है, ये इसको देखिए, आप थोड़ा सा चार्ट्स बना के लिखिएगा तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। आप पहले यहाँ पर चार्ट बनाकर इस वाले के लिए आप ये वाले चार्ट बना लीजिएगा, है ना। और फिर फ्रंट मैटर को दिखाने के लिए कवर पेज उसका होता है, टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, समरी। अब कवर पेज में क्या होता है, अगर लंबा प्रपोजल है, लंबा प्रपोजल का मतलब हो गया 45-50 पेजेस का अगर प्रपोजल है तो उसमें कवर पेज होता है, और छोटे प्रपोजल में यानी 10-20 पेजेस के प्रपोजल में कोई कवर पेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप का लेंदी प्रपोजल हो इतने पेजेस का, तो आपको एक लाइट कलर का या वाइट कलर का पेज प्रेफर करना चाहिए कवर पेज बनाने के लिए। कवर पेज में होता क्या है, नेम ऑफ द राइटर यानी आपका नाम, टाइटल ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल का टाइटल जो आप दे रहे हैं, उसकी डेट ऑफ सबमिशन, कौन सी डेट को वो सबमिट करने वाले हैं आप, वो देना है यहाँ पर। नेम ऑफ द अथॉरिटी बॉडी टू हुम द रिपोर्ट इज टू हुम द प्रपोजल इज़ टू बी सबमिटेड। जिस अथॉरिटी और बॉडी को, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस अथॉरिटी को आप प्रपोजल देने वाले हैं उसका नाम होता है। जैसे अथॉरिटी में क्या आ गया, मान लीजिए आप पावर कॉरपोरेशन को देने वाले हैं तो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अथॉरिटी का नाम हो गया, मान लीजिए आप जो है डिप्टी डायरेक्टर आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज को देने वाले हैं तो उनका नाम। टाइटल पेज पर क्या हो गया, बिल्कुल इसी तरह का होता है कवर पेज का से नेक्स्ट जो है वो टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज में टाइटल ऑफ द प्रपोजल होता है, टाइटल ऑफ द नेम ऑफ द प्रपोजल राइटर, यहाँ पर प्रपोजर का नाम होता है एक तरह से, नेम ऑफ द प्रपोजर, डेट ऑफ सबमिशन और प्रोजेक्ट नंबर। कई बार क्या होता है कि आपको क्लास में भी हैं, जैसे आप 50 स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास, तो आपको जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और आपके ग्रुप का नंबर अगर 5th है, 4th है, 3rd है, 1st है, तो प्रोजेक्ट का नंबर भी अकॉर्डिंगली, अगर आपका प्रोजेक्ट नंबर आपको दिया गया है 654-321, तो वो आपको देना होता है। एक्नॉलेजमेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में यहाँ पर पूछा जा सकता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल की प्रिपरेशन के दौरान राइटर हैज़ टू टेक असिस्टेंट्स हेल्प, राइटर को हेल्प लेनी होती है बहुत सारे पर्सन्स से। जब वो प्रपोजल तैयार कर रहा होता है तो उसे बहुत सारे लोगों से हेल्प लेनी होती है। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में उसे क्या लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन्स हु हैव बीन हेल्पफुल टू हिम, हु हैव बीन हेल्पफुल टू हिम, वो पर्सन जो उसके लिए हेल्पफुल रहे हैं, हेल्पफुल टू हिम। देयर डेजिग्नेशन, उनका पद क्या है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर एसोसिएटेड विद। तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। क्या, एक तो नेम ऑफ द पर्सन्स, अलग बहुत सारे पर्सन भी हो सकते हैं, एक भी पर्सन हो सकता है, तो हर उस व्यक्ति का नाम, जो हर उस व्यक्ति की ये तीनों डिटेल देनी है ना। अगर 3 पर्सन है तो तीनों की ये डिटेल देनी है, 1 है तो 1 की, और 10 हैं तो 10 की। नेम ऑफ द पर्सन हु हैव बीन हेल्पफुल टू हिम वाइल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्रपोजल, देयर डेजिग्नेशन ऑन विच they are on which post they are working there, and the organization where they are working। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में।
इफ़ द प्रपोजल इज़ एक्स्ट्रा लॉन्ग, अगर प्रपोजल एक्स्ट्रा लॉन्ग है, देयर नीड्स ए टेबल ऑफ कंटेंट, वही बात है जो यहाँ पर थी कवर पेज में। अगर प्रपोजल 40-45 पेजेस का है तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होती क्या है? लिस्ट ऑफ हेडिंग, सब हेडिंग, जो आपने जनरली देखे होंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी, हेडिंग्स के लिस्ट ऑफ हेडिंग, सब हेडिंग और पेज नंबर ऑन विच दीज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर अकरिंग। बिसाइड्स लिस्ट ऑफ एनक्लोज टेबल्स, जो आपने टेबल लगाई हैं, ग्राफ लगाई हैं, वो भी क्लियरली लिस्टेड होनी चाहिए। समरी में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल, यानी प्रपोजल का गोल क्या था, टारगेट क्या था। प्रोसीजर्स अडॉप्टेड, जो अभी हमने बात करी थी ना थीसिस और प्रोजेक्ट में, तो वही इस यहाँ पर भी है। प्रोसीजर्स यानी मेथोडोलॉजी आपने क्या क्या बनाई है। आउटकम का मतलब है रिजल्ट्स आपके क्या आए हैं, कंक्लूजन क्या निकला है एक तरह से। ठीक है, इस तरह से समरी होगी। अब टेक्निकल सेक्शन, ये सब हम बात किसकी कर रहे थे? ये सब हम बात कर रहे थे जो है फ्रंट मैटर की। फ्रंट मैटर में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये पांचों चीज़ें आएंगी और पांचों को हमने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया। अब आता है टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन स्टेट्स द प्रॉब्लम। टेक्निकल सेक्शन में कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? स्टेट का मतलब कहना। इसमें प्रॉब्लम यानी कि टॉपिक के बारे में कहा जाता है, उसमें वर्क के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, वर्क जो ऑलरेडी डन हो चुका है, जो उसी प्रॉब्लम पर जो पहले से वर्क हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा होता है। फिर अपने प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने उस प्रॉब्लम को क्यों लिया है, और स्कोप यानी कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, यानी कि वो अगर लागू होता है तो उसका किस किस एरिया में वो वर्क करेगा, और अपने प्रोजेक्ट की लिमिटेशन भी यहाँ पर आपको बतानी होती हैं। प्रपोजर को क्या मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट का, मेथोडोलॉजी दैट इज ही इज़ गोइंग टू यूज़, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, प्रपोज्ड वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है यानी महत्वपूर्ण, यानी उसका महत्व क्या है। अब आते हैं मैनेजरियल सेक्शन। मैनेजरियल सेक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। मान लीजिए आपने कोई वर्क लिया है तो उसमें उसको पूरा करने के लिए जो संस्थान में पहले से ही फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ क्या हैं, और जो मतलब और जो आपको अभी फैसिलिटीज़ चाहिए वो क्या क्या हैं। तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ जो पहले से फैसिलिटीज़ हैं, और जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जो आपको अभी चाहिए। Besides, the proposer must convince the concerned authority about his potential in the concerned area. इसके अलावा उसको ये भी कंफर्म करना होता है कि उसकी योग्यता इतनी है कि वो पूरे काम को पूरा कर लेगा। तो उसके लिए उसको क्या मेंशन करना है? अपनी एकेडमिक क्वालिटीज़ के बारे में, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के बारे में बताना होता है, और अपना एक्सपीरियंस अगर है स्पेसिफिक एरिया में तो वो भी उसे मेंशन करना होता है। फिनेंशियल सेक्शन, फिनेंशियल सेक्शन में उसको जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेस के बारे में, खर्चे जो होने वाले हैं उनके बारे में एक फर्निश्ड डिटेल होती है। और इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट क्या है, वेजेस यानी कि जो रेमुनरेशन देना है डिफरेंट वर्कर्स को, भत्ते देना है, वो वेजेस देना है, वेजेस का मतलब जो भी तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, वो होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा वाटर, फूडिंग, इक्विपमेंट, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसका एक डेटा बना के देना होता है। इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा, है ना, इन चीज़ों के अलावा, यानी इन 4 सेक्शंस के अलावा कुछ और भी पार्ट ऐड करे जा सकते हैं प्रपोजल को, अगर प्रपोजल लेंदी है तो। वो क्या है? अपेंडाइसिस और ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब है लिस्ट ऑफ tough difficult words and their Hindi meaning, words and their Hindi meaning। ठीक है, और अपेंडाइसिस का मतलब होता है कि जैसे हमने मान लीजिए एक प्रपोजल में टेबल्स रखें, ग्राफ्स रखे, इलिस्ट्रेशंस रखे, तो हम जो है जितनी भी टेबल्स हैं वो अपेंडाइसिस ए में डाल देते हैं, जितने भी हमारे ग्राफ्स हैं वो हम अपेंडाइसिस बी में डाल देते हैं, तो वो अपेंडाइसिस होती हैं। ये हमने यहाँ पर प्रपोजल, देखिए इसे बॉक्स में कर लीजिएगा, ये हमने एक प्रपोजल का आपको सैम्पल बना के दिया है, दिस इज सैम्पल। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रपोजल फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल लगेज कैरियर सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ डिज़ाइनर्स मशीन डेवलपमेंट मुंबई बाय सौम्या गोयल। आप फिर अपना परिचय लिख देंगे यहाँ पर। अब समरी है, ए प्रपोजल फॉर
आपने ये टाइटल डाल दिया, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द प्रपोजल काजल गोयल, एड्रेस डाल दिया आपने, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द वर्क इज़ टू बी डन, ये आपने जहाँ पर आपको काम करना है उसका नाम डाल दिया, टाइम जो जितना टाइम लगेगा 2 months आफ्टर द प्रपोजल, ड्यूरेशन 6 month आफ्टर द कॉमेंसमेंट, टाइम रिक्वायर्ड में क्या आता है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा उसके 2 महीने बाद के दौरान आप काम शुरू कर देंगे, और एक बार जब काम शुरू कर देंगे तो कितना ड्यूरेशन लगेगा, 6 महीने की अवधि लगेगी। ड्यूरेशन का मतलब है टेन्योर, टेन्योर का मतलब है अवधि, कितनी अवधि उस काम को कॉमेंस पूरा करने में लगेगी। शुरू करने में कितना टाइम लगेगा, कॉमेंसमेंट का मतलब है स्टार्ट करने में, एक बार जब प्रपोजल शुरू हो जाए तो स्टार्ट करने में आपको 2 महीने लगेंगे, यानी कि जैसे आपको जॉब का ऑफ़र मिलता है तो आप कब ज्वाइन करेंगे, तो आप जो है ऑफ़र मिलने के 2 महीने या 2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे ही है, प्रपोजल एक्सेप्ट होने के 2 महीने बाद आप जो है उसे शुरू कर देंगे। अमाउंट रिक्वायर्ड में यहाँ पर अमाउंट जो भी आपको चाहिए होता है वो डाल देते हैं। प्रपोजल समरी, यहाँ पर आप जो है प्रपोजल की समरी की ये वर्क अगर हुआ तो क्या होगा, द प्रपोजल इज़ एनवाइसेज्ड टू डेवलप एक पोर्टेबल लगेज कैरियर, ये प्रोजेक्ट जो है वो एक पोर्टेबल लगेज कैरियर को डेवलप करने के लिए इन्वाइसेज्ड किया गया है, यानी कि दिखाया गया है। इट वुड बी ए फोल्डिंग सिस्टम हैविंग ट्यूब एंड व्हील्स, इस तरह से आप पूरा का पूरा लिख देंगे। कॉस्ट एस्टीमेट बहुत अच्छे से बनाना होता है, वो आपको इस तरह से अगर आप बना पाएँ तो बना दीजिएगा। रॉ मटेरियल इतना, इक्विपमेंट पर इतना, कंटिजेंसी यानी अलग सुविधाओं पर इतना, तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत फेवरेट है। एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पॉइज क्या है, पैशन क्या है, इलिस्ट्रेशन क्या है। पॉइज का मतलब मैनर होता है, इलिस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण होता है, और पैशन का मतलब एनर्जेटिक कितना होना चाहिए। अब हम हर रोल में क्या पढ़ेंगे, एक तो हम ये पढ़ेंगे कि पॉइज क्या है, पैशन क्या है, इलिस्ट्रेशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे मतलब रोल, हम हर चीज़ में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट मतलब डिफ़ाइन है ना, डिफ़ाइन करेंगे हम हर सेगमेंट में, फिर रोल पढ़ेंगे, और फिर हाउ टू मेंटेन, हाउ टू अडॉप्ट है ना, हाउ टू मेंटेन पॉइज। तो पहले पॉइज को पढ़ लेते हैं। पॉइज का मतलब है टू बी मैनर्ड। अब इसे आप इसने अच्छे से चार्ट से भी बनाकर लिखें तो और भी अच्छा रहेगा। टू बी सोफिस्टिकेटेड, टू बी पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन। पॉइज का मतलब है मैनर में रहना, सोफिस्टिकेटेड रहना यानी कि थोड़ा सा विनम्र रहना, पोलाइट रहना और सॉफ्ट स्पोकन रहना। रोल ऑफ पॉइज इन स्पीच डिलीवरी, पॉइज का रोल क्या है स्पीच डिलीवरी में, तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे, और हमने डिफरेंट टाइम्स पर आपको डिस्कशन भी किया है कि देखिए जब भी आप बोलने जाएं, चाहे वो वेदर इट बी ए प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग योर इंट्रोडक्शन और बी प्रेजेंटिंग योर जो है प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म हो, आपको मैनर्ड और सोफिस्टिकेशन, पोलाइट, फ्रेंडली, थोड़ा सा कॉलेजियल रहना होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन रहना होता है। तो रोल ऑफ पॉइज में, पॉइज्ड स्पीकर कैन इजीली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस विदाउट मच एफर्ट। जो एक मधुभाषी मैनर्ड स्पीकर होता है वो बिना किसी ज़्यादा प्रयास के ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली आप भी देखेंगे कोई ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अटेंशन ग्रैब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के इजीली वो जो है लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। पॉइज स्पीकर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग भी होता है, आपसे मधुरता से कोई बात कही जाए तो आप मान लेंगे ना आराम से, तो एक पॉइज्ड स्पीकर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग भी होता है। एक पॉइज्ड स्पीकर इज़ रिलैक्स्ड स्पीकर, एक रिलैक्स्ड स्पीकर होता है और रिलैक्स्ड स्पीकर को ज़्यादा अटेंटिवली सुना जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ऑडियंस ज़्यादा अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाती है पॉइज्ड स्पीकर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू कल्टिवेट पॉइज इन स्पीच, अब आता है हाउ टू कल्टिवेट। तो देखिए प्रैक्टिस करिए मैनर्स और एटिकेट्स की, है ना, आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनर्स की, एटिकेट्स की प्रैक्टिस करिए, पोलाइट है ना, काम रहिए, ओपन रहिए, है ना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखिए। द मोर पेशेंट यू विल बी हैविंग द मोर स्वीट स्पोकन यू विल बी। आप उसमें क्या होगा कि आप जो है लोगों को, अच्छा टेक, एक ये भी है, टेक क्रिटिसिज्म इन हेल्दी वे मैनर, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म को हेल्दी मैनर में लीजिए।
है ना, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, पोलाइट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, काइंडली, है ना। इसी तरह से एक ये भी है पोलाइट टैक्टिक्स की, जब जब हम बात करते हैं तो आता है यू एटीट्यूड। आप ऑडियंस को ये फील कराइए कि हाउ मच वैल्यूड दे आर फॉर यू, हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर यू, हाउ मच ग्रेशियस दे आर फॉर यू, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने ग्रेशियस हैं वो। तो आई की जगह, आई वाला जो है वो ईगोइस्टिक अप्रोच को डिनोटिफाई करता है, तो आई अप्रोच की जगह यू एटीट्यूड लगाइए कि आप ये दिखाइए उन्हें, अपने ऑडियंस को, कि वो आपके लिए रियली रियली हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर यू। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। और क्रिटिसिज्म जब भी आए तो उसे सुनकर विषप्त मत हो जाइए, उसे सुनकर एग्रेसिव मत हो जाइए, बल्कि हेल्दी मैनर में लीजिए। पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना। पैशन अब पैशन क्या है? पैशन में बी डिफाइंड एज द क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड विल पावर टू डिलीवर ए स्पीच। कई बार क्या होता है कि आप मर्जी से खुद स्पीच देने आते हैं, है ना। कई बार होता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादती करी जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा जा रहा है कि अरे भाई नहीं, करनी होगी, तुम्हें करनी होगी। तो वो ना होकर आपके अंदर सेल्फ फीलिंग होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, ज़ील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़ील। क्या होना चाहिए? एंथुसियाज्म, है ना। तो स्पीच डिलीवर करने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, विल पावर, ज़ील और एंथुसियाज्म होना चाहिए। पैशन हम ये कह सकते हैं कि वो इमोशनल एनर्जी है, वो एंथुसियाज्म है जो स्पीकर अपने टॉपिक में दिखाता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें टीचर बोलता है कि तुम ये प्रेजेंट इंग्लिश लैंग्वेज लैब में ये करके आना, तो कई बार तो हम फॉर्मेलिटी में ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़कर नहीं आते, बस हमारा काम चल जाए बस इतना भर करते हैं। लेकिन अगर हम पैशन है हमारे अंदर, तो हम उस टॉपिक पर बहुत सारा रिसर्च करेंगे, हम उस टॉपिक पर जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो वो जो इंफॉर्मेशन और जगह जगह से हम अपनी स्पीच को रिसर्चफुल बनाएंगे, वो कब बनाएंगे? जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, इंटरेस्ट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म होगा। तो वो पैशन क्या है? वो इमोशनल एनर्जी है, वो एंथुसियाज्म है जो स्पीकर की टॉपिक में ग्लिम्पस होती है, झलकती है, या जो स्पीकर अपने टॉपिक में डालता है। Passion somewhere conveys that a speaker is nowhere forced to speak, but he is interested to deliver on his own. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। पैशन कहीं कहीं ये भी कन्वे करता है कि स्पीकर को कहीं से भी फोर्स नहीं करा जा रहा है, दबाव नहीं डाला जा रहा है, प्रेशराइज नहीं करा जा रहा है बोलने के लिए, बल्कि वो अपनी खुद से इनिशिएटिव ले रहा है और वो खुद से अपनी तरफ से बोलने के लिए इंटरेस्टेड है। रोल ऑफ पैशन इन स्पीच। पैशन का रोल क्या है? पैशन हमारी स्पीच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई टीचर ने आपको जो है कल बोलने के लिए टॉपिक दिया है, आप अगर पैशन है आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे? उसे आउट ऑफ द बॉक्स बड़ा डिफरेंटली उसको तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? डिफरेंटली तैयार करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स यू विल प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी आप डाल देंगे, सारी जान डाल देंगे, इनोवेशन डाल देंगे, है ना। तो पैशन होगी अगर स्पीकर में, तो वो क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ बोलेगा, गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंटली। पैशन प्रिपेयर्स द स्पीकर टू बी रेडी इन एडवांस टू आंसर क्रॉस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द ऑडियंस। पैशन की एक ये भी वैल्यू है कि अगर आप पैशनेट हैं तो आप ऑडियंस के द्वारा जो पॉसिबल और प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, उनके आंसर प्रिपेयर करके जाएंगे, एंड यू विल एनकरेज योर ऑडियंस टू आस्क क्रॉस क्वेश्चंस। आप अपने ऑडियंस को भी एनकरेज करेंगे कि दे विल आस्क क्रॉस questions. A passionate speaker use multiple mediums to make his presentation vivid and attention grabbing. एक पैशनेट स्पीकर अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को, यहाँ स्पीच की बात कर रहे हैं तो स्पीच रखेंगे, स्पीच को वाइविड बनाने के लिए, यानी कि बहुत लिवली बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, एक बहुत ही सजीव बनाने के लिए, अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए मल्टीपल मीडियम्स का यूज़ करता है। समवेयर ही रिसर्च ऑन थ्रू रीडिंग जर्नल्स, रीडिंग मैगजीन्स, watching interviews, watching डिस्कशन प्रोग्राम्स, रीडिंग मैगजीन्स, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वो बहुत सारे मल्टीपल मीडियम्स का यूज़ करता है अपनी स्पीच को वाइविड और अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पैशन है, क्रिएटिव है ना, एनर्जी है।
इंथुसियाज्म है, जील है। ए पैशनेट स्पीकर कैन कनेक्ट हिज ऑडियंस रादर इजीली एंड रादर प्रॉम्प्टली। एक पैशनेट स्पीकर जो है वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी, प्रॉम्प्टली का मतलब ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है, उनसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकता है। हाउ टू कल्टिवेट पैशन इन स्पीच। पैशन कैसे लाई जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन कैसे लाई जाए अपनी स्पीच में। रीड मोर अबाउट द टॉपिक टू बी डिलीवर्ड। देखिए, जब आपको पैशन लेनी हो तो अपने टॉपिक के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। द मोर यू विल रीड द मोर पैशनेट यू विल बी टू डिलीवर द स्पीच। जब आपको कोई चीज़ तैयार होती है तो आप अगले दिन क्लास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं ना, एंथुसियास्टिक रहते हैं ना। तो रीड मोर अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़िए, है ना। सर्च एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करिए जितनी आप कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट से करें, न्यूज़पेपर से करें, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, लिसनिंग टू इंटरव्यूज़, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, है ना, लिसनिंग टू इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, वॉचिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, है ना। तो जहाँ से भी आप कर सकते हैं, कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन, रीड एज मच एज यू कैन। फिर अगला चीज़ आती है रिहर्स। रिहर्सल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिहर्स अगेन एंड अगेन। द मोर रिहर्सल यू विल बी हैविंग द मोर पैशनेट यू विल बी विद ईच रिहर्सल। हर रिहर्सल के बाद आपकी एनर्जी लेवल में एक नया ही राइज आएगा। तो रिहर्सल बहुत सारी बार करिए। कल्टिवेट द इंटरेस्ट टू स्पीक। देखिए, इंटरेस्ट तो आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा। आप कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए, कौन सा आपको टेम्पटेशन चाहिए, कौन से आपको जो है कौन सी चीज़ आपको ऐसी है जो आपको एनकरेज कर सकती है। तो बहुत सारे टेम्पटेशन आपको देखने होंगे और अपने अंदर इंटरेस्ट तो आपको खुद ही जगाना होगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, अटेंड पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स बाय अदर स्पीकर। दूसरे स्पीकर द्वारा दी गई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स को, स्पीचेस को अटेंड करिए, उनके स्टाइल को नोट करिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करिए। तो इस तरह से आप अपनी स्पीच में पैशन डाल सकते हैं। अगला आता है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन है क्या, सिंपल सी बात है। इलिस्ट्रेशन का मतलब है टू यूज़ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर टॉपिक इन योर स्पीच। देखिए, आपने देखा होगा जब एक टॉपिक और भी ज़्यादा इजी, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है अगर उसको समझाने के लिए हम रेलिवेंट एग्जाम्पल दे दें, है ना। तो इलिस्ट्रेशन का मतलब भी क्या है, एग्जाम्पल यूज़ करना, और एग्जाम्पल हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। रोल ऑफ इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन का रोल क्या है, ये कंटेंट को ईजी और कॉम्प्रिहेंसिबल बना देते हैं। इजी और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है अच्छी तरह से समझने लायक बना देते हैं। इलिस्ट्रेशन मेक द स्पीच मोर एंगेजिंग। एक चीज़ तीनों में है, आइए कोई सा भी हो, चाहे पैशन हो, चाहे पॉइज हो, और चाहे ये अब इलिस्ट्रेशन हो, तीनों ही चीज़ों से हमारी स्पीच ज़्यादा कनेक्टिंग और ज़्यादा एंगेजिंग बन जाती है, ज़्यादा कन्विंसिंग बन जाती है। तो ये तो पॉइंट आपका कॉमन ही है, आप सब में ही लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन आर इन फैक्ट सपोर्टिंग डिवाइस। इलिस्ट्रेशन वास्तव में सपोर्टिंग डिवाइस है, और बाय गिविंग इलिस्ट्रेशन वी कैन वेरीफाई व्हाट वी हैव सेड। इलिस्ट्रेशन भेजकर हम ये वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमने कहा है। यानी हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको एग्जाम्पल देकर हम उसे और ज़्यादा वेटेज वाला बना देते हैं, और ज़्यादा, जैसे हमने बोला कि इंटेंसिव रीडिंग है ये, और हम अगर बता देंगे कि इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल हैं टेक्स्ट बुक रीड करना, ये करना, तो एग्जाम्पल देने से हम अपनी बात को सत्यापित कर देते हैं। वेरीफाई का मतलब सत्यापित कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। हाउ टू यूज़ इलिस्ट्रेशन इन स्पीच डिलीवरी। रीड मोर एंड बी रिसर्चफुल। देखिए, ये थोड़ा सा टफ है कि इलिस्ट्रेशन लाए कहाँ से ज़्यादा, जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो इलिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली विल कम इन आवर माइंड, है ना। टॉक विद पीपल, लोगों से बात करो, देयर फ्रॉम यू वुड गेट एग्जाम्पल्स, वहाँ से भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको पता है, कई बार जब मैंने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया जो मैं क्लास में बार बार पढ़ा चुकी हूँ और वो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाने में बहुत आसानी रही, बिकॉज यू विल बी हैविंग द आइडियाज़ ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। कई बार हम आपसे भी आइडियाज़ इनवाइट करते हैं, और इस वीडियो में भी हम आपसे आइडियाज़ मांगेंगे कि आप भी अपने आइडियाज़ दीजिए कि कैसे हम पॉइज, पैशन, इलिस्ट्रेशन ला सकते हैं, है ना। तो जब हम लोगों से ज़्यादा बात करेंगे तो वहाँ से भी हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था। आई होप यू वुड लाइक द वन शॉट वीडियो ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम अस फ्रॉम सो मैनी डेज। आज हमने बना दिया आपके लिए। बारिश का दिन है, एंजॉय करिए और हमारा वीडियो देखिए और
डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वीडियो में आजकल कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ये एक छोटी सी शिकायत है, प्यारी सी शिकायत है। आप प्लीज़ थोड़े से कमेंट भी कर दीजिएगा। नाराज़गी भरे कमेंट हो तो वो भी स्वागत करे जाएंगे, और अगर अच्छे कमेंट हो तो प्लीज़ डू टेल अस, डू शेयर विद अस। ये आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए लाइफ ब्लड का काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, other friends of your from other organizations. Thank you so much. Have a nice time.